जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकेंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मणिकांत सर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉजी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। Hello students, and today we are in the class of the very special nature। बहुत ही एक विशेष तरह की क्लास और प्रयोजन मणिकांत सर के इस अगेन क्रिएटिव थिंकिंग के उस स्कोप के अंदर किया गया है। और ये जो वेबिनार प्लान किया गया है उसका एक बड़ा ही यूनिक पर्सपेक्टिव है। और यूनिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि सामान्यतया जब तैयारी करने में हिंदी माध्यम में या शायद अंग्रेजी माध्यम में भी विद्यार्थी आते हैं, तो वो कोर्स में एडमिशन ले लिए और पढ़ाई शुरू किए। उनके मन में ये चीज़ बहुत कभी क्लियर हो नहीं पाती कि वो पीटी पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं। और जो शब्दावली है कोर्सेज़ की वो इस तरीके की भी होती हैं कि उनसे डायरेक्टली मेंस का क्या करना है, पीटी का क्या करना है, बहुत स्टूडेंट्स को तो क्लियर होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो उस अनभिज्ञता को, यानी कि क्या है अनभिज्ञता, किस बात की है, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम मेंस की परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है, जो थिंकिंग क्रीचर, थिंकिंग व्यक्ति बनने की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को अगर हम अपने पढ़ाई के पहले दिन से धीरे धीरे अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते की मंजिल मेंस लिखना हो, सिर्फ लिखना ही ना हो, उसको सफलतापूर्वक पूरा करना भी हो,
तो एक हमेशा चुनौती बनी रहती है कि चलो हमारा बेसिक फाउंडेशन हो गया, 1.5 साल 2 साल हमने पढ़ लिया, खुद पे तैयारी भी कर लिया और कई जगह स्पेसिफिक मेंस की भी क्लासेस चल गई, लेकिन फिर भी एक मेथोडोलॉजी के स्तर पे, एक मानसिक मेंटल कैटेगराइजेशन के स्तर पे ये निश्चित नहीं हो पाता है कि किस तरीके से जब हमारी पहले दिन की पढ़ाई शुरू हुई थी तो हम अपने मेंस की तरफ का जो झुकाव है उसको भी बनाए रखें। विद्यार्थियों की तरफ से पहली दिक्कत ये होती है कि डरते बहुत हैं और सामान्यतया मेरी तरह टीचर या ट्रेनर्स की तरफ से भी ये दिक्कत आ सकती है कि अगर वो खुद में बहुत सक्षम नहीं हुए तो वो अपने विद्यार्थियों में वो विश्वास नहीं जगा पाते विद्यार्थियों में। तो ये वेबिनार जो प्लान किया गया है कि आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाया जाए, और आपने सुना होगा मणिकांत सर ने पहले बताया मेरे से पहले आके, तो उसी सीरीज में मैं पेपर 2 की मेन जो परेशानी है पॉलिटी और गवर्नेंस और थोड़ा बहुत IR के बारे में काम किया जाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, और हमारा है कि मेंस वेबिनार, गाइडेंस टू मेंस, ठीक है। प्रमुख परीक्षा प्रमुख क्यों है? प्रमुख इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर जुड़ते नहीं हैं, तो यही एक परीक्षा रिटन वाली है जिसके नंबर पे हमारा सिलेक्शन होना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन 10 से 15 मिनट टाइम लेके सबसे पहले इस विषय पे ये चर्चा करनी है कि जब हम मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा लिखते हैं सो मुख्य परीक्षा में हम लोगों को किन किन बातों का जनरल सामान्य तरीके पे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने आप को पेपर 2 में ही स्पेसिफिक करके रखना चाहूँगा। यद्यपि जो लिखने की कला है, जो लिखने का दर्शन है, वो लगभग सभी जगहों पे एक ही समान रहता है। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर 2 में या किसी भी अन्य सेक्शंस में कि जब हम पॉलिटी की पढ़ाई करने आते हैं, गवर्नेंस की पढ़ाई करने आते हैं, संविधान जिसका प्रमुख आधार है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि संविधान के कोर कॉन्सेप्ट्स की प्रॉपर जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। जो उसका मूल वैचारिक आधार है उसके ऊपर आपकी अगर सोचने की पद्धति स्पष्ट नहीं है, उनकी शब्दावलियों पे पकड़ नहीं है, तो निश्चित रूप से किसी भी सेक्शन के पेपर को लिखना, पॉलिटी के पेपर को लिखना संभव नहीं होगा। अब इस बात का मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये है, फिर से अब देखिएगा मेंस कैसे निकलता है। मैं आपको सिलेबस के माध्यम से भी बताऊंगा। सिलेबस के माध्यम से बताने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास सिलेबस है। जैसे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस दिया हुआ है वो कैसे शुरू होता है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ व्हाट, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बनना शुरू हुआ, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्या इसके अमेंडमेंट्स हैं। अब ये तो सिलेबस हर साल के विद्यार्थी के लिए वही, और समस्या टीचर की तरफ से ये आ सकती है कि अगर साल दर साल, बैच आफ्टर बैच हमारा इन चीज़ों को पढ़ाने का तरीका और आपका नोट्स जो क्लास में लिखवाया जाता है ये वही है जो पिछले 2 साल पहले भी वही था, तो अब उस नोट्स की या आपके उस समझ की तार्किकता हो गई है बहुत नगण्य, बहुत ही कम। तो ऐसे में एज ए टीचर
ये मेरी जिम्मेदारी होती है और मैं करता हूँ। आप में से कई लोग जानते होंगे पहले भी कि बिल्कुल चुनौती देके ये बात कही जाती है मेरी क्लास में, और पूरे स्टडी आईएएस की बात करूँ तो पूरे स्टडी आईएएस में, कि जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाई करते हैं अपने क्लास में तो उसी समय हमारा दर्शन इस प्रकार का डेवलप किया जाए ताकि हमको पता है कि वहाँ से मेंस कैसे निकलेगा, अदरवाइज़ तो मेंस की तैयारी नहीं होगी। तो मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है जिसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, और नॉलेज में दो चीज़ें ही प्रमुख हैं। पहला है कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं अवधारणा, हिंदी लिख के मैं उसको टाइम एक्सटेंड नहीं करता हूँ, और दूसरा होता है फैक्ट जिसे कहते हैं तथ्य। तो अगर उस टॉपिक के बारे में आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों उस दिन क्लियर है, अब फैक्ट और कॉन्सेप्ट को भी 2-3 तरीके से देखना है। इन दोनों को अगर मैं ये लिखूं फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, कि फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट को हम अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आंसर भी आते हैं, तो पहले तरीके का फैक्ट और कॉन्सेप्ट तो हो सकता है जो संविधान में दिया है। उदाहरण के तौर पे तथ्य है कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, राइट, और विधि का समान संरक्षण दोनों दिया गया है। ये तो हो गया तथ्य। लेकिन जब आप उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो उसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि विधि का समान संरक्षण जो है वो पॉजिटिव इक्वालिटी लेके आता है, जिसके अंदर असमानता भी क्रिएट की जा सकती है समानता लाने के लिए। तो जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात है, विधि के समक्ष, विधि की समता की बात है, विधि की समानता की बात है, वो तो फैक्ट में चला गया। लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, उसका महत्व क्या हुआ, दोनों में तुलना क्या हुई, ये कॉन्सेप्ट पे जाता है। तो एक तो हो गया फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो संविधान में दिया गया है। अब निश्चित रूप से जब आपको क्लास में पहली बार पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये 2025 मेंस के लिए है, 24 तो बीत गया, अब 25 मेंस के विद्यार्थी आज ही अगर मेंस के इस बारे में सोच रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस बैच में हैं या अभी पढ़ाई करने के दौरान हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि इस वेबिनार का जो प्रथम गोल है, लक्ष्य है, वो ये है कि अभी जो आपकी पढ़ाई हो रही है, अभी जो आपकी क्लास शुरू होने वाली है, अगले बैच में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरे क्लास में जो पढ़ाई हो रही है, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है, मैं अपने घर पे जो स्वाध्याय कर रहा हूँ, उसमें दिशा निर्देश, दिशा दर्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो बाद में दशा खराब हो ही जाएगी। इसलिए तो पहला तो ये समझिए, सब लोग बोलते हैं कि अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं तुम्हारा। तो पहली बात, कॉन्सेप्ट कुछ संविधान में दिए हैं, फैक्ट भी कुछ संविधान में दिए हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा अगर आप देने वाले हैं तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज अब आपको लानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। अब आपको उस बात पे यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसी समय आपको बताया जाए। अगर उस समय नहीं बताया जाएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कल ही आया हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आप जो सुनते हैं क्लास में या पढ़ाई के दौरान केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी जजमेंट, ये दोनों ही बातें तो डिकेड्स, दशकों पुरानी हैं, लेकिन अभी भी वो एक नवीन तथ्य की तरह सामने आती हैं। तो संविधान की पढ़ाई में सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका है, इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, बहुत भूमिका है। तीसरी चीज है, इसको बोलते हैं आप लोग करेंट अफेयर्स।
अब करेंट अफेयर्स क्या है? अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, खास तौर से हमारा जो अपना पॉलिटिक गवर्नेंस है, चूँकि राजनीति समाज पे आधारित होती है और समाज गतिशील होता है, बहुत तरह के सोच, विचार, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, कन्फ्लिक्ट, मान्यताएं, भाषाएं, दर्शन, इन सबको मिला के जो सामूहिकता का निर्माण होता है एक साथ चलने के लिए, उसी को राजनीति कहते हैं। बदलाव तो रोज होगा, बदलाव बहुत बड़ा भी होगा, बहुत बड़ा मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जब हम यूपीएससी लिखने को आते हैं, रोज़ अखबार पढ़ने को हम लोग बोलते हैं, तो करेंट अफेयर्स क्या हुआ है पिछले एक दिन में, एक महीना में, या कोई बड़ा इवेंट है तो 2, 4, 6 महीने में। तो अगर कोई नवीनतम करेंट अफेयर्स का मामला है तो आपको अपने नोट्स में, जब आप प्राइमरी नोट्स बना रहे हैं पहली बार, अभी क्या दर्शन चल रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, काम ये चल रहा है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, करेंट अफेयर्स में तुमको करंट से लिंक करके दिखाया जाएगा। देखो होता क्या है फिर, बच्चा आधी जानकारी लेके निकलता है, आत्मविश्वास नहीं आता है। अब आप सोचिए कि इस नवीन मेथड से अगर मैंने आपको अपनी क्लास में 1% भी एक्स्ट्रा आत्मविश्वास रोज दिया, और हम लोग 70 क्लासेस 60 क्लासेस साथ करते हैं, तो 1% वो ऐड होते होते कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ लीजिए कि सामान्य आत्मविश्वास की तुलना में आपका आत्मविश्वास कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो जो करंट अफेयर्स का मसला है वो इस तरीके से हमको क्लास में या अपनी पढ़ाई के दौरान कर लेना है तो कि वहीं क्लियर हो जाए। अब जब मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने सिलेबस के स्लाइड पे, ठीक है, वापस आते हैं। ये वाला तो इवोल्यूशन, अमेंडमेंट्स, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें से कोई भी टॉपिक हम उठा के देखें तो हमने पहले बनाया था 3 चीज़ें इसके पहले वाले स्लाइड में। ट्रायंगल में कोई सा भी ट्रायंगल हो तो 3 एंगल से हमें मतलब है। यहाँ पे हमने बताया था संविधान होगा, यहाँ पे हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट होगा, और यहाँ हमने बताया था कि कुछ करेंट अफेयर्स होगा। तो अब क्या करना है कि जब भी इसकी पढ़ाई करनी है, और आपको मेंस का अगर आपको विचारवान विद्यार्थी बनना है, आप अति आत्मविश्वास से लबरेज होकर मेंस में जाना चाहते, कोई डर ना हो, उस हॉल में बैठे हुए विद्यार्थियों को, अन्य को देख के, जो कई बार आपसे ज़्यादा सीरियस नज़र आएंगे, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो आपको आवाज़ दे और कहे यार मैं जानता हूँ कौन कितने पानी में है और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सपोज़ आपने फीचर्स पढ़ा कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या अमेंडमेंट्स ही पढ़ा कि अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको तीनों काम करना है। क्या? पहले तो संविधान में क्या लिखा है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और तीसरा करेंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। और उसके बाद आपको उसी दिन या उसके अगले दिन क्लास में एक आध क्वेश्चन उस पर डील करके दिखाया जाए, लिखवा के दिखाया जाए मेंस का, तब तो काम चलेगा। अगर मान लीजिए 60-70 क्लासेस हमारी पॉलिटी गवर्नेंस की हैं, 2.5 घंटे की लगभग एक क्लास होती है, या आप जैसे पढ़ते, अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन मेंस का लिखवाऊं उन 60-70 क्लासेस में, आप समझ रहे हैं, हम लोग लिखते समय डिस्कस करते हैं, आपको बताया जाएगा कि देखो पहला पैराग्राफ हमने ये लिखा, दूसरा पैराग्राफ ये लिखा, तीसरा पैराग्राफ ये लिखा। ज़्यादातर टाइम हम लोग 9 मिनट टाइम घड़ी से देख के क्वेश्चन लिखेंगे। ज़्यादातर टाइम हम लोग वर्ड लिमिट फॉलो करेंगे।
तो इस तरीके से उस प्रैक्टिस के दौरान विद्यार्थियों को आत्मविश्वास आता है। जब आपकी कक्षा है, जब आपका तैयारी है, उसमें मजाक करना या बिना मतलब के दर्शन देना, कहानी सुनाना, अधर उधर का एग्जाम्पल दे के टाइम पास करने से आपकी तैयारी नहीं होती। ऐसे माहौल बना दिया जाता है कि भाई हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो बहुत सीरियस नहीं होते। अरे आप उनको सीरियस बनाते ही नहीं, तो कैसे सीरियस होंगे? थोड़ी कठिनाई होगी शुरू में, लेकिन हम सबको अपनी पहली पढ़ाई जो होती है, पहले साल 1.5 साल की तैयारी जो होती है, उसी के दौरान वो एज लेना है, वो तीव्रता दिखानी है, वो गहराई लानी है, जिससे प्रमुख परीक्षा को हम इजीली क्रैक कर पाए पीटी होने के बाद। ठीक है। तो अब आप 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं। देखिए, अब मेंस का मैं 2 तरीका बताता हूँ। पहला तरीका, जो नया शुरू करेंगे आप, जब पहली बार पढ़ाई करेंगे, तो आप क्लास में बैठेंगे तो आपको बताया जाएगा, देखो संविधान के प्रीएम्बल में ये होता है, आपको ये बताया जाएगा। फिर हम बताएंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत बड़ा एक जजमेंट दे दिया था। और फिर लास्ट में जरूर आपको एक लाइन लिखवाएंगे कि देखो कुछ दिन पहले आपने अखबार पढ़ा होगा कि कैसे करंट अफेयर्स पे कुछ नई चीज उस पे आई है। ये तो हो गया सीधा तरीका पढ़ाई करने का, जो कि हम पहली बार पढ़ रहे विद्यार्थी को ये चीज सिखाते हैं। अब चूंकि हमारा वेबिनार इस बात पे है कि व्हाट आर द हैक्स ऑफ द वेबिनार ऑफ द मेंस प्रेप, मेंस देने के क्या टिप्स हैं, क्या तरीके हैं। अब मेंस देने का मतलब है कि हम मान के चल रहे हैं कि पीटी आपका हो गया, मान के चल रहे हैं कि आप रोज 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अब ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनका एकदम से 2-2.5 महीने के बाद मेंस आ ही रहा है, उनके लिए ये पहला तरीका से हम काम नहीं करेंगे। ये जो हमारा तरीका था वो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। अब जो हमारा दूसरा तरीका है, वो तरीका हमारा होगा, वो उल्टा होगा। ये करंट अफेयर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, और यहां से यहां आएगा। ये उल्टा, मतलब उल्टा क्या होता है? अब मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, तभी आपको समझ में आएगा कि उल्टा कैसे, करंट में क्या उल्टा हो सकता है। आपने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की PIL, जिसमें यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान से हटा दिया जाए। आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे दिए गए, केस अभी शुरू हुआ है। अब ये मुझे करंट अफेयर्स में पता चला। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता आपके मूल आधार हैं संविधान के, जिसको आप बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये तो हमारा हुआ करंट अफेयर्स। अखबार पढ़ रहा था मैं, अचानक आया, मुझे इतने ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है कि देखते ही तो हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, तब जाके असली हैक होगा। और जब आप इस स्तर पे आ जाएं, कैसे आएंगे इस स्तर पे? टाइम लगेगा थोड़ा। आपको बेसिक फाउंडेशन बैच और बेसिक एडवांस बैच, इन सारे बैचेस में मतलब समझ लीजिए कि बड़े मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, एक एक चीज को समझना होगा। और तब जब आप मेंस के लेवल पे जाएंगे, तब आप जब एक घटना सुनेंगे अखबार में
टीवी में, रेडियो में, आपको वहाँ से रिवर्स तैयारी हो जाएगी। इसको रिवर्स स्ट्रैटेजी, रिवर्स स्टडी भी कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धर्मनिरपेक्षता मूलाधार है। तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजमेंट्स पे, जैसा कि हमने देखा, तो यहाँ तो पता चला, तो क्या पता चलेगा कि भाई एसआर बोम्मई केस 1994 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को आपका बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हमें पता चलता है, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप उल्टा भी जा सकते हैं। तो दिक्कत क्या है कि जब हम लोग पहली बार पढ़ाई करते हैं तो यहां से यहां जाते हैं, लेकिन तब आपको क्लास में इस इंटरलिंकेजेस को तो बताया नहीं जाता, अलग अलग लिखवा दिया। वो क्या है ना कि प्राणहीन हो गई हैं चीजें, सोललेस हो गई हैं। तो एक बड़े ही एकीकृत रूप में, एक बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उन चीज़ों को अगर हम लोग टीचर स्टूडेंट मिल के एक दूसरे पे भरोसा करके और एक दूसरे के गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एज ए टीचर मुझे आपको चुनौती देना होगा कि और सीखो। और चुनौती देने का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि बस, क्योंकि आपकी आदत शायद ना हो कि ज़्यादा है या फिर स्पीड ज़्यादा है, बट ठीक है, दिस इज़ द वे टू लर्न। गिरेंगे तो ही तो उठेंगे, तो ही तो उठेंगे। तो वहाँ से हमने करंट अफेयर्स का एक बात आई और हमने 2-3 सुप्रीम कोर्ट के केस मेरे दिमाग में आ गया, या हमने खोज लिया, अपनी किताब और नोट्स पढ़ लिए, फिर गए वापस संविधान पे कि यार प्रियम्बल कहाँ आता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो क्या 1976 के पहले भारतीय संविधान सेक्युलर नहीं था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ बोला, अब ये लिंक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, धर्मनिरपेक्षता भले बाद में लिखा गया हो, लेकिन था तो पहले दिन से। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या की कि धर्मनिरपेक्षता फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता नहीं है, समाजवाद पश्चिमी समाजवाद नहीं है। समाजवाद की व्याख्या करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई ने क्या बोला कि भारत का समाजवाद का अर्थ है समान अवसरों की उपलब्धि, ताकि भारत के सभी व्यक्तियों को अपने सर्वोच्च जीवन को जीने का समान अवसर प्राप्त हो, मेहनत करके आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही समाजवाद है। तो कोई गरीबी के कारण अगर पढ़ाई से वंचित है तो उसकी गरीबी वाले फैक्टर को उसकी पढ़ाई में हम हटा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, रिजर्वेशन देंगे, साइकिल स्कूटर देंगे, हॉस्टल देंगे, जो भी देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वल करेंगे, क्योंकि पढ़ाई इक्वल अपॉर्चुनिटी से ही हो सकती है। तो ये सारी बातें, अब देखो क्या है कि जब हमारे पास सिलेबस आता है, फीचर्स पढ़ लिख लो, 5 फीचर्स, 1 2 3 4 5, आपने भी लिखा, घर गए, आपको अपना नोट्स याद भी है, लेकिन जब तक ये इंटर रिलेशनशिप और इंटीग्रेटेड पढ़ाई आपको नहीं कराई जाएगी, कैसे काम चलेगा? इट विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया टू डू दैट। तो प्रमुख परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या टिप्स और हैक्स हैं? तो पहला टिप्स और हैक्स तो मैंने बताया कि जो आप ज्ञान यानी कि नॉलेज सीखने की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है,
उसी दिन से आपको उस स्तर पे सीखना है जिस स्तर का इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, कि इंटीग्रेशन वाला फैक्टर हम लोग पढ़ते थे कि ऐसे दिया जाता है x बटे वाई बराबर z एंड 1 to 10, ये इंटीग्रेशन है। व्हाट इज़ दिस इंटीग्रेटेड स्टडी? बहुत लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टडी करो। व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड स्टडी? यहाँ पे मेरी क्लास में, हमारे संस्थान में, या आप अगर अपने से पढ़ाई करते हैं तो आपका अपना, और अपने से थोड़ा टफ होगा क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, उस तरीके का अनुभव और ज्ञान दोनों नहीं है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास, जो अगर 10वीं क्लास है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपस में एक बहते हुए नदी के पानी की तरह। तो मोड़ कितने भी आए हैं, लेकिन रिवर का फ्लो कंपार्टमेंटल नहीं होता है। उसी रिवर का, उसी नदी का पानी कहीं रंग बदलेगा, कहीं मटमैला होगा, कहीं साफ होगा, कहीं तेज होगा, कहीं धीरे होगा, लेकिन उसकी एकात्मकता नहीं टूटती। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड पढ़ाई का मतलब है कि अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं तो पहले पॉलिटी के उस टॉपिक को, जो टॉपिक आप कर रहे हैं उसको समझ लेना, उसमें जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं उसको देख लेना। उसके बाद उसका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगले क्लास से, पिछले क्लास से क्या संबंध है, उसको एक मेंटल मैपिंग बना लेना। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ें आपको पिछली क्लासेस का महत्व पता चलते चले जाना। सिलेबस जिस ऑर्डर में दिया है उसका एक रूल है। जैसे देखो, ये भी इंटीग्रेशन है। पहले हिस्ट्री, फिर विकास, फिर उसके प्रकृति, फिर उसके संशोधन, फिर उसके महत्वपूर्ण आयाम, फिर इसका मूलाधार। एक फ्लो दिख रहा है ना। अगर हम पहले ही बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाते और बाद में अमेंडमेंट पढ़ाते तब तो कोई मतलब बनता ही नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि क्लासेस आप 2 महीने 3 महीने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे, गवर्नेंस की करेंगे, उसमें ये बिल्कुल कट बीच में नहीं होना चाहिए, कोई बांध नहीं होना चाहिए, कोई कटाव नहीं होना चाहिए। उसमें एक फ्लो बनने की आवश्यकता है। और कैसे बनेगा? ये एक ऐसी परंपरा विकसित करनी होगी अपने सोचने के दर्शन में ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी कि मतलब समझो मजा आ जाए यार पढ़ के। कि बहुत ही निराशा होती है मुझे। खैर मेरी क्लास में तो ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं होता। हो सकता है कि एक आध बच्चे मेरी निगाहों से भी छूट गए हों, बट सामान्यतया ऐसा नहीं होता कि क्लास में बच्चे हों और उनमें आत्मविश्वास से भरा हुआ ना हो। ऐसा नहीं होता। कोशिश करते रहना है कि आप, क्योंकि ज्ञान होगा तो आत्मविश्वास होगा। और परीक्षा पे तरीकों पे, परीक्षा क्लियर करने के तरीकों पे, यहाँ मेंस की बात हो रही है, आपकी पकड़ बनी रहेगी तो आत्मविश्वास होगा। तो ज्ञान आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, अंतिम नहीं है। ज्ञान जब अनुभव के साथ मिलता है तब आत्मविश्वास आता है। अनुभव कैसे होगा? क्लास में करके, करा के, मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करके, तब जाके आत्मविश्वास होगा। नहीं तो फिर वही है कि यार गलती से पीटी हो गया, गलती से मेंस हो गया, या गलती से पीटी नहीं हुआ, गलती से, मतलब जो भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ। दोनों ही गलत है। एक्सीडेंटली पीटी ना होना
या एक्सीडेंटली पीटी हो जाना, ये दोनों ही हमारी तैयारी की कमियों का परिलक्षण है, ये उसको दिखाता है, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो प्रमुख हमारी बात हुई। अब सिलेबस के दूसरी चीज़ को कोई उठा लेते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या है। ठीक है, अब मेंस में सेकंड पेपर पॉलिटी में जाने से पहले एक चीज़ बहुत क्लियरली हम लोग को देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये पूरे यूपीएससी के लिखने का जो मानसिक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसका आधार होता है। इट इज़ द टेंडेंसी। सो पॉलिटी इज़ द बेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्यों? इंटरव्यू देना हो, किसी चीज़ पे, कल्याण पे बोलना हो, विदेश नीति पे बोलना हो, कुछ और आपसे कमेंट कराया जाए, तो किस भाषा का इस्तेमाल करें, किस पोलाइटनेस से बात करें, किन सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें, कैसे डेमोक्रेटिक बने रहें, ओपन माइंडेड जिसे कहते हैं, वो क्या है ओपन माइंडेड? ओपन माइंडेड मतलब प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों को अपनी पर्सनालिटी में समाहित करना। इससे बड़ा ओपन माइंडेड होने का डेफिनेशन नहीं है। से क्या लिखा है प्रीएम्बल में? इंडिया इज सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी। अब सोचिए, अब मैं बड़ा ओपन माइंडेड भारतीय नागरिक हूँ, सेक्युलर होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस को एज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड फॉलो करना पड़ेगा, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी का दूसरों के ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो आप ओपन माइंडेड होंगे। सो इसीलिए दैट्स व्हाट वी से दैट एसे राइटिंग है। और इफ़ यू हैव रिटन, आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिसमें उस निबंध में भारतीय संविधान के बेसिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत हो रहा है या हो रहा है, और ये बात अगर कॉपी चेक करने वाले हमारे निरीक्षक को दिख गई तो यकीन करिए 0 नंबर आपको आ सकते हैं। देखिए, गलतियां स्वीकार्य हैं, लेकिन आपके चरित्र में या व्यक्तित्व में कोई ऐसी कमी पाया जाना जो कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, या देश समाज के लिए आपके हाथ में पावर देना ठीक नहीं है, तो उस दशा में आपको बहुत कम या 0 नंबर भी दिए जा सकते हैं। सो पॉलिटी तो बेसिस हो गया एस्से का, इंटरव्यू का, और अगर मूल अधिकार बढ़िया से आप पढ़ लेते, राज्य के नीति निदेशक तत्व आप बढ़िया से पढ़ लेते, तो वो सारी चीज़ें आधार बन जाएंगी एस्से राइटिंग का भी, एथिक्स पेपर का भी। तो बहुत तरीक़ों से देखो, ये जाल नहीं है। सुनने में लगता है कि क्या सर सब आप लिंक कर रहे हो, देखो लिंक नहीं है भाई। हर चीज़ कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये अगर आप अच्छे मेंस के विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो पहले दिन से ही आत्मसात करना होगा, और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं अपनी इन बातों का 1-2 और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का सारा सिलेबस यहाँ लिखा गया है, तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा है, पार्लियामेंट का प्रिविलेज क्या होता है? व्हाट इज प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट? विशेषाधिकार। तो जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो ही हम पूरा मेंस का अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब फिर से 3 आयाम पे चलते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, इसमें कुछ है क्या? तो हम
जानते हैं। ओके, पिछली लोकसभा के अंतिम सत्र में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने और एथिक्स समिति ने, नैतिकता समिति ने संसद की अवमानना और विशेषाधिकार के हनन के कारण उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया था। तो ये तो हमारा करंट अफेयर्स हो गया। अब सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इस न्यूज़ में कितनी सारी बातें छिपी हैं। पहली बात क्या छिपी है कि अगर किसी सांसद पे नैतिक कारणों से कोई आरोप लगाया गया है तो वो एथिक्स कमेटी में जाएगा, और उसका वह कार्य यदि संसद का अपमान भी है तो वही काम विशेषाधिकार समिति में भी जाएगा। अर्थात जब हम कमेटी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसी समय आपको बताया जाएगा कि विशेषाधिकार समिति और एथिक्स समिति में कोई बहुत अंतर ज्यूरिसडिक्शन का नहीं होता, नहीं होता। अब ये करंट में तो लिखा हुआ है, जहां से आपने ये पढ़ा वहां ये दिख रहा है, लेकिन आप कैच नहीं कर पाओगे। और जब उस समय कैच नहीं करोगे तो मेंस में फिर आप बोलोगे अब मेंस वाला बैच करना पड़ेगा। देखो यार, मेंस वाला बैच क्या होता है ना, रिवीजन बैच होता है, और रिवीजन वही कर सकता है जो पहले एक बार तैयार किया। अब रिवीजन बैच में आके आप अपनी वो तैयारी करना चाहेंगे जो हम एडवांस बैच में कराते हैं, जो मेन हमारा 12-14 महीने का बैच है, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा। इसी में खींचना है गाड़ी को, नहीं तो फिर होगा नहीं। तो वहां पे तो हमें पता चला विशेषाधिकार समिति और एथिक्स समिति, ठीक है, इसमें होता है। दूसरी चीज हमें ये पता चली कि अगर किसी सांसद को इन समितियों ने उल्लंघन का दोषी पाया है तो उनको सिर्फ निलंबित नहीं किया जाता है, उनकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। सदस्यता भी समाप्त की जा सकती, ये तो बहुत बड़ा पावर है। अब जब ये पावर पढ़ेंगे तो अयोग्य हो गए, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। और ये डिस्क्वालिफिकेशन करता है सदन, सदन यानी कि स्पीकर, और स्पीकर तो सिर्फ डिस्क्वालीफाई करता है किस बात पे, एंटी डिफेक्शन लॉ पे, दल बदल कानून पे। तब यहाँ पे हमारे लिए मेंस क्या एक टेक्निकलिटी उठ रहा है कि आप समझिए स्पीकर को कितना पावर है। संविधान तो प्रत्यक्ष रूप से कहता है दल बदल कानून के लिए स्पीकर उनको हटाएगा। कमेटी सिस्टम तो वैसे भी संविधान में प्रत्यक्ष रूप से दी नहीं गई है, लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द लोकसभा में, नियमावली में भी एक स्पेशल पावर दे दिया गया है हाउस को कि एथिक्स के कारण या विशेषाधिकार के हनन के कारण किसी सदस्य की सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। अब जब हम पहली बार संसद पढ़ेंगे, समितियों को पढ़ेंगे, तभी हमें इन सब बातों पे चर्चा करके और अपने आंसर शीट में, अपने नोटबुक में 1-2 पैराग्राफ लिख लेना है, तब जाके मेंस की तैयारी वाली बात है। तो तैयारी के दौरान ही मेंस का कहानी है यार। मैं यहाँ पे कोई ऐसा टॉनिक नहीं दे सकता कि कोई बात नहीं यार, पीटी हो गया ना, अब करते हैं मेंस की तैयारी। ये वही है कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजर आप देखते होंगे यूट्यूब पे, कई लोग आप देखते होंगे कि मेष राशि का अब समय आ गया, बस नवंबर 2024 इन्हीं का है, शनि अब इनको पूरा 30 वर्षों का धन दे देगा। अब जस्ट इमेजिन करिए जरा,
कि जो व्यक्ति 30 वर्ष का है या 25 वर्ष का है, उसके पिछले कर्मों का हिसाब छोड़ के नवंबर 2025 में 1 महीने में गजब उनको लाभ मिलने वाला है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि अरे 1-2 महीने में मेंस के टिप्स और हैक्स फॉलो करके आप गजब IAS बन जाएंगे, तो मेरी भी स्थिति उस यूट्यूबर वाले एस्ट्रोलॉजर की तरह होगी जो कहेगा नवंबर में शनि की 7.5 ख़त्म हो रही है और अब आपका जीवन तो पूछिए मत, जो 30 साल में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता। तो हमें ऐसी तैयारी करने के पीछे जाना है जो एक बहुत ही सटीक और जो भी एक हमारा विद्यार्थी जीवन में हार्ड वर्क का समय काल है, और वो समय काल होता है जब पहली बार आप तैयारी शुरू करते हैं। उस दिन से उस मेथड को कैसे पकड़ा जाए। क्लास में कहानी सुना के तो नहीं होगा, चुटकुले सुनाने से क्लास में नहीं काम चलेगा। बहुत लोग हैं चुटकुले सुना के, कहानी सुना के, इधर उधर दाएं बाएं करके, कई जगह क्लास में तो यहाँ तक होता है। खैर छोड़िए, इन सबों के पीछे नहीं जाना, बट यू हैव टू बी सीरियस। और सच में आप इस वेबिनार से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक चीज आपको जरूर सीखनी है कि जो भी तैयारी की शुरुआत में ही अगर सही दिशा में नहीं चला, सही टीचर से नहीं मिला, कहानी सुनने वाले श्रेणी में रह गया, या मेंस जिस रास्ते से निकलता है उस मेंस के रास्ते पे नहीं निकला, तो 1-1.5 साल 2 साल के बाद आपको वापस उस रास्ते पे आने में असंभव तो खैर कुछ नहीं होता है, बट यकीन समझिए मुश्किलें बहुत आने वाली हैं या शायद ना भी हो पाए। निराशा हाथ लगेगी। तो उस निराशा वाले चरण में हम जाएं ही ना। इसके लिए जब हम पहले दिन से तैयारी करते हैं तभी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के बताया, इन सारी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, गवर्नेंस पे चलते हैं। ठीक है, गवर्नेंस एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लगता है। संविधान जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास तथ्यों की भरमार होती है, मूर्त प्रत्यय बहुत होते हैं। मूर्त प्रत्यय का अर्थ है जो चीज़ें या तो लिंग्विस्टिक फैक्ट हो, जैसे कि आर्टिकल 14 दिखता तो नहीं है बट कम से कम एक न्यूमेरिकल नंबर हमारे सामने है जो लिंग्विस्टिक फैक्ट और मेंटल फैक्ट की तरह सामने उपलब्ध होती है। तो संविधान के आर्टिकल, उसकी शब्दावली, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सिद्धांत, वैसे ही करंट अफेयर्स में होने वाली घटनाएं, रोज़ रोज़ के जीवन में होने वाले कुछ बदलाव, वो तत्कालिक रूप से फैक्ट की तरह होते हैं और धीरे धीरे उसमें से कुछ चीज़ें जो गहरी होती हैं वो सुदूरगामी तथ्यों के रूप में भी, दीर्घकालिक तथ्यों के रूप में भी हमारे जीवन में उपस्थित रहती हैं। तो संविधान तो उस तथ्य की तरफ है जो सैद्धांतिक है। संविधान क्या कहता है? ऐसा होना चाहिए, यह है संविधान। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि वैसा हो। क्यों जरूरी नहीं है वैसा हो? क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो सिद्धांत और व्यवहार में एक अंतर होता है। तो जो शासन है, प्रशासन है, वो संविधान का व्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप है। ठीक है। दूसरा, संविधान एक किताब है, जैसे मेरा मोबाइल है,
वैसे ही वो किताब की तरह मेरे हाथ में आ जाता है। जब संविधान एक किताब है, इस मोबाइल की तरह ही जब तक कोई इसको चलाने वाला नहीं होगा तब तक तो ये खुद नहीं चलेगा। कोई कुछ तो करेंगे। चलो, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किताब में जो लिखी है संविधान की कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा जो अपने विवेकाधीन शक्तियों से काम करेगा। अब ये जो संविधान में लिखा गया है वो सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पालन करके हमने राज्यपाल बना दिया। भारत में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदार होगा। लेकिन चुनाव आयोग की शक्तियां उतनी ही होंगी, आर्टिकल 327 पढ़िए, उतनी ही होंगी जितना संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन का पावर, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो भी चाहिए वो सब होगा। वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगले 3 आर्टिकल बाद 327 में कि भारतीय संसद विधि द्वारा चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित करेगी। अब चुनाव आयोग ने, संसद ने बना दिया, क्या बना दिया? ये वाला नियम। किसके लिए बनाया? आर्टिकल 327 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बना दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो भी लिखा है इसमें। अब यह है गवर्नेंस। क्यों है गवर्नेंस? क्योंकि इसके अंदर लिखी हुई बातों से ही भारत का चुनाव आयोग चलेगा। संविधान में लिखी हुई बातों से नहीं चल पाता है। तो चुनाव आयोग का चुनाव के दौरान क्या शक्ति है? राजनीतिक नेतृत्व जिन व्यक्तियों के हाथों में है राजनीतिक दलों का, उनको रोकने के लिए क्या करेगा? चुनाव में जो कुछ भी बोलते रहने की हमारे कुछ दलों के कुछ नेताओं को आदत है। तो सबसे प्रमुख बात है यहां पे गवर्नेंस में कि हम व्यवहारिकता को पढ़ते हैं जो वास्तव में आम आदमी के जीवन में संविधान को लेके आता है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, चुनाव आयोग की वास्तविक शक्तियां कितनी हैं, चुनाव कैसे होगा, डिस्क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं, अयोग्यता किसे कहते हैं, वोटर कैसे बनते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कैसा होता है, इलेक्टोरल क्राइम क्या होता है, ये सब इसमें दिया है। तो अब इसको पढ़ते हैं। अब देखिए संविधान से क्या लिंक है। अब संविधान जब हम चुनाव आयोग पढ़ेंगे तभी आपको एक चीज वहां पे एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखवाना होगा। क्या? कि कैसे हमारा गवर्नेंस इंटीग्रेटेड है। अब वहां तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया और सीधे जब गवर्नेंस टॉपिक शुरू हुआ उसका पहला यही है, तो मैंने बोला चलो लिखो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यार देखो, ऐसे तो मतलब किसी भी किताब में दुनिया के दिया हुआ है, और किताब छपवाना ही है अगर क्लास में, या आप भी अपनी पढ़ाई में किताब ही छाप रहे हो, तो फिर तो काम चलने वाला है नहीं। भाई देखो ये यूपीएससी है, क्लास में शुरू में ही मैंने बोला था अपने इस वेबिनार के।
सोचने वाला प्राणी बनना है, और सोचने वाला प्राणी बनने के लिए बहुत तरह के हथियार आपके तर्कश में होने चाहिए, बहुत तरह के तीर आपके तर्कश में होना चाहिए। एक अच्छे कारपेंटर की तरह, जिसके कारपेंटर बॉक्स में वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक, जो कि एक अच्छा टेबल चेयर बनाने में काम आए। कारपेंटर की कला जितनी भी हो वो उसके यंत्रों पर निर्भर करती है। उसी तरीके से एक अच्छे विद्यार्थी की कला भी, उसकी पढ़ाई लिखाई में कितने टूल्स आ गए हैं, किसने मारक हथियार वो लेके चल रहा है, इन सारी बातों को डिपेंड करेगा। और ये मारकता इसकी तब बढ़ेगी आपके ज्ञान की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब चुनाव आयोग 324 पढ़े संविधान में, तभी वहीं पे आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित करता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या निर्णय दिया है, वहां लिखवाया जाए। क्या आपने पढ़ा है इस तरीके से? तो देखो यार, ये बड़ा छोटा काम है लेक्चर देना। ओशो भी लेक्चर देते थे, बहुत लोग यहाँ पे लेक्चर दे ही रहे हैं, टीचर लोग, मैं भी दे रहा हूँ। बट डिफरेंस एक छोटी सी बस है, कितना मैं सफल हूँ उसमें ये आप डिसाइड करेंगे या समय डिसाइड करेगा। बट इसमें निश्चित सिर्फ एक अंतर जरूर है कि यहाँ उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने का नहीं है। हो सकता है कि मैं मार्ग बताऊं वो थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो। सस्ते मार्ग, आसान मार्ग हमेशा लुभावने होते हैं, मेहनत कम होती है, तात्कालिक खुशियां ज़्यादा मिलती हैं, शरीर को आराम ज़्यादा मिलता है, मन को तकलीफ़ थोड़ी कम होती है। लेकिन जो अच्छा मार्ग है, असली मार्ग है, वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है, लेकिन चरित्र निर्माण, ज्ञान निर्माण और सफलता ये हमेशा उसी पे आधारित हो रहा है, उसी पे आधारित होना है। तो सभी विद्यार्थियों को पहले तो समझना है कि ये मेंस का गेम खेलना कैसे है। वो जैसे है ना कि फुटबॉल खेलने गए, तो भाई फुटबॉल के ग्राउंड में उतरने के पहले फुटबॉल खेलने का नियम तो सीखो। जो बिल्कुल नियम ना जानता हो तो वो फुटबॉल खेल पाएगा? नियम जानना, ये खेल का नियम है। खेल यहाँ पे वो चल रहा है, मेंस कैसे दें, मेंस कैसे निकालें। और इस खेल का नियम पहला यही है कि हम लोगों को तैयारी के दौरान ही हर स्टेप में जहाँ जहाँ मेंस की मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, महत्व, विचार व्यक्त करना, जिन जिन पॉइंट्स पे सिलेबस के वो चीज़ें आती रहती हैं, वो वहीं पे सॉल्व करते चले जाना है, वहीं पे सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, वहीं पे सॉल्व करते चले जाना है। तो उम्मीद है कि कुछ आपको एक दिशा मिल रही होगी। जो मैं कहना चाहता हूँ आप उधर जाइए, अपने मन को ले जाइए, उस चीज़ को समझिए, प्रश्न अभी मत करिए। अभी आप बिल्कुल पूरे मन से इस बात को सिर्फ समझने का प्रयास करिए। जब हम किसी की बात समझना चाहते हों तब प्रश्न नहीं करना है। अभी तर्क और वितर्क का समय नहीं है, अभी ये समझने के प्रयास करने का समय है कि इन बातों को जो हमने चर्चा में डाला है
उन बातों में किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक आप मानते हैं कि इनको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नेंस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मसला है क्योंकि व्यवहारिकता है। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया, विकास के उद्योग। अब विकास के उद्योग क्या है भाई? विकास तो सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, सामाजिक विकास भी है, क्षेत्रीय विकास भी है, सांस्कृतिक विकास भी है। इकोनॉमिक्स के पेपर में तो वैसे भी हम ये पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे पॉलिटी में तो हर तरीके का डेवलपमेंट की बात है। तो विकास की प्रक्रिया क्या? डेवलपमेंट प्रोसेस एक हो ही नहीं सकता, कोई एक डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन अनेकों डेवलपमेंट प्रोसेस हैं। कल्याणकारी नीतियां भी एक प्रोसेस है, कैपिटलिज्म भी एक प्रोसेस है, मार्केट इकोनॉमी प्रोसेस है ना। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसी डेवलपमेंट इंडस्ट्री का देखिए एक पार्ट दिया है एनजीओ। तो अगर एनजीओस पे हमारा सही परिचय बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे सही परिचय बनता है, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल्स एंड स्टेक होल्डर्स, ये बार बार गवर्नेंस में स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में है और लोकतंत्र का प्रशासन में संदर्भ यही है। सभी लोग आईएएस तो बन नहीं जाएंगे, सभी लोग नेता भी नहीं बन जाएंगे। तो जो आईएएस नहीं है, जो एमपी एमएलए नहीं है, जो सिविल सर्वेंट नहीं है, वो प्रशासन में हिस्सेदार होने चाहिए। स्टेक होल्डर्स होंगे कैसे? वो होंगे, ये रहे डेवलपमेंट इंडस्ट्री वाले। तो देखिए, गवर्नेंस यानी कि शासन, सरकार के नीतियों की आम जनता के जीवन में जो मूल्य है, जो उनकी गुणवत्ता है, उसके आधार पे शासन कुशासन या सुशासन होता है। तो सुशासन अगर है तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर जितने भी हैं, ये सब स्टेक होल्डर हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट है। और तब जाके ये बात यहां पे निर्धारित और निश्चित होगी। एक बोलो ना, कॉफी दे। ठीक है, गवर्नेंस के अगले टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर। अब देखो यार, एक मैंने पहले बोला था कि अमूर्त प्रत्यय और मूर्त प्रत्यय में अंतर है। संविधान मूर्त प्रत्यय की तरह था, आर्टिकल दिख रहे थे। अब यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी। कुल मिला के ये है कि सरकार के शासन करने के तरीकों में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब वो कैसे? छोटे लेवल पे ले लो। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, उसी समय जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में पारदर्शिता तो हर जगह चाहिए। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस का मसला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कॉलेजियम सिस्टम से। सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये 5 लोग मिलेंगे, कॉलेजियम बनाएंगे, बैठेंगे
मीटिंग करेंगे और मीटिंग का निर्णय एक सूचना के माध्यम से सरकार को भेज देंगे कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। ये कॉलेजियम का निर्णय है। लेकिन निर्णय कैसे लिया गया, निर्णय लेते समय उस व्यक्ति के नाम पर किन किन पहलुओं पर विचार किया गया, किन किन डॉक्यूमेंट्स या तथ्यों को देखा गया, किस किस जज ने उस व्यक्ति के नाम का विरोध किया, ये जनता इसी पे रखता। तो ये इनको पता होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए? कहाँ गया स्टेक होल्डर्स? ये रहे स्टेक होल्डर्स। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पढ़ा है ना प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर? जो राजनीति सत्ता में बैठे हैं, जो सरकारी पदों पे बैठे हैं, जो जज बन के बैठे हैं? नहीं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं आप, मैं, आम जनता। अपने सरकारी दायित्वों से हटके हम आम जनता की तरह भी भारतीय नागरिक हैं और हम हैं स्टेक होल्डर। तो क्या कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट है? आंसर है नहीं, नहीं है। तो जब हम कॉलेजियम सिस्टम पढ़ते हैं, वहीं पे आपको दिखाना होगा कि देखो भाई, गवर्नेंस में आएगा ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पे नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं विकासशील देश हैं हम लोग, क्योंकि विकासशील देशों में गवर्नेंस की नॉन डेमोक्रेटिक चुनौतियां बनी रहती हैं। हम कितना भी दावा कर लें हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन विकसित देशों की तुलना में हमारे देश की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी, सब में दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसका अपवाद नहीं है, इसका अपवाद नहीं है। तो क्या है कि जब हम गवर्नेंस देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई शुरू करते हैं, मामला रिलेटेड है। तो जब मैं आपको क्लास में उचित जगहों पे सिलेबस के अन्य उचित पार्ट से आपका संबंध नहीं बनाऊंगा, उन दो टॉपिक्स में दोस्ती नहीं कराऊंगा, आपके लिए सहजता क्रिएट नहीं करूंगा, तो आप कैसे मेंस के बारे में, और जो भी करना है मेंस ऐसे ही करना है, मेंस ऐसे ही करना है। बहुत ही, ये इसीलिए कहता हूं, है तो बहुत आसान। जिनको एक बार समझ में आने लगता है और जो सही हाथों में उनका पालन पोषण है, मतलब सही दिशा निर्देश के अंदर हैं, वो ये एग्जाम से आसान एग्जाम अभी भी पैटर्न के लेवल पे कोई नहीं है, पैटर्न के लेवल पे कोई नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आपके डेली जीवन, आम जीवन से रिलेटेड है। दो इसमें भी फैक्ट है, जैसे कि सिटीजन चार्टर की एक परिभाषा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की IMF वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई परिभाषा है। तो वो कर लेंगे जब कॉपी में यहाँ देखने और समझने की बात आएगी। अब ये है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, है ना। गवर्नेंस के चैप्टर में अगर आप चाहेंगे
तो ये लास्ट टॉपिक दिया हुआ है। अब देखिए, सिविल सर्विसेज को हम आईएएस मान लेते हैं, यहां पे गवर्नेंस का टॉपिक है, इसमें भी आईएएस मान लेते हैं। कहां पे? ये रहा, और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पे गवर्नेंस है ना, और यहां से आपका डेमोक्रेसी आ गया। अब तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 मेन आर्टिकल और भी है। गवर्नेंस का टॉपिक आपने देख ही लिया। डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। तो असली अब मसला यहाँ पे ये है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहीं हम देखते हैं कि आईएएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया का आईएएस है, इसीलिए आर्टिकल 311 में उसे संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? संवैधानिक संरक्षण, कि यदि किसी भी सिविल सर्वेंट को उसके पद से हटाया जाता है, मुक्त किया जाता है, या उसके रैंक में गिरावट आती है, कम कर दिया जाता है, सैलरी पेंशन बेनिफिट्स इंक्रीमेंट को काट लिया जाता है, बिना किसी प्रॉपर इंक्वायरी के ऐसा नहीं हो सकता। क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। फॉर व्हाट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि वो लोग एक लोकतंत्र में जनता के लिए निष्पक्ष और निर्भीक होकर कार्य करें। प्रशासनिक निर्णय लेते समय वो राजनीतिक दबावों से अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि संविधान उनको संरक्षण देता है। नेताओं के दबाव में आके कार्य करने की आवश्यकता न हो। ये लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ी भूमिका है। डेवलपमेंटल रोल तो है ही, विकास का मॉडल है, ब्यूरोक्रेसी बेस्ड है, कमियां हैं, बहुत अन्य तरह की चीजें होंगी। लेकिन देखिए, शब्दों से सोचिए, सीधे यहीं आके नहीं पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे तभी ये पढ़ेंगे। वहां पे एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और यहां पे डुप्लीकेसी नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं आपको यहां से परिचय नहीं करवाऊंगा। तो फिर तो यार वही होगा कि आप ये अलग वो अलग, दिमाग में भी अलग, इंटरलिंकेजेस हैं नहीं, यहाँ की इंफॉर्मेशन को वहाँ यूज करना आपको आता नहीं। तो कुल मिला के अब मेहनत, हार्ड वर्क, शारीरिक वर्क तो बहुत करेंगे, लेकिन उसका लाभ उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए, जितना कि होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी हैं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन को जनरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो कि पढ़ते समय ये कैसे, उद्देश्य क्या है? मेंस की तैयारी। हम इस प्रश्न को लेके ये देखेंगे कि पढ़ते समय जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा था तब वो इस क्वेश्चन की तैयारी कैसे कर पाता, ये देखना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला वाला, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से, केस लॉ, इस कथन की विवेचना करिए। ठीक है। अब
ये संविधान में कहाँ हमको पढ़ने को मिलता है? ये संविधान में पढ़ने को मिलता है आर्टिकल 21 में। कैसे? ये क्या हो गया? क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस पढ़ते हैं, उसके बाद से हम आर्टिकल 21 पे पूरे 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है वो। पर्यावरणीय ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्याय प्रणाली की शुरुआत वहां से होती है। लैंगिक न्याय प्रणाली की शुरुआत यहां से होती है। मानवाधिकार की शुरुआत वहां से होती है। इन सब की पढ़ाई अलग अलग हमको 21 में करना है। 21 में पढ़ते ही हम लोग पढ़ते हैं MC मेहता केस, और 2024 के करंट अफेयर्स में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु अधिकार भी दे दिया है। पर्यावरण का अधिकार तो यहां से आ ही गया। यही प्रश्न है। अब आप देखिए, जब आप पहली बार आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो कोर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ क्या पढ़ेंगे? बस आर्टिकल 21 लिख के काम चल गया? यार, अगर आप पहले दिन वाली पढ़ाई 21 में सिर्फ 21 के 2 लाइन पढ़ के काम चला रहे हो, तब तो मेंस की तैयारी आप नहीं कर रहे हो। ना ऐसे होता है, ना ऐसे मेंस होगा, ना ऐसे मेंस होगा। तो उसी दिन इसका गेम क्लियर कर लेना है, उसी दिन इसका गेम क्लियर कर लेना है। ठीक है। अब IR की बात देखते हैं। आप सभी लोग मणिकांत सर को सुने होंगे। IR पे बड़ी वृहद जानकारी है। मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं IR का मेंस का गेम कैसे खेला जाए, उसको आपको 2-5 मिनट में कुछ चर्चा कर देता हूँ। IR से क्वेश्चन आता है 4 या 5, जो कि बनता है नंबर 50 या 60। 10 क्वेश्चन आए 10 नंबर के, या 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आए और 2 क्वेश्चन 15-15 के आए थे, जैसे कि इस बार, तो 15-15 30 और 20 50, तो 250 नंबर में 50 नंबर का IR हुआ, जो कि ठीक ही ठाक नंबर है। बहुत ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन अनावश्यक रूप से IR पढ़ भी नहीं सकते। पहली चीज़, अनावश्यक रूप से IR पढ़ना क्या होता है? दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, भारत का सबके साथ संबंध आप पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ सकते। क्लास में भी जब IR पढ़ाया जाता है तो संस्थान या टीचर अपने विवेक से कुछ चुनिंदा उन 10, 12, 15 देशों को बताता है, भारत के विदेश नीति से जोड़ के, जो कि प्रमुख हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अब 200 देश हैं तो 200 देश का संबंध तो आप पढ़ेंगे नहीं, और ना ही पढ़ाया जाएगा। तो IR के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार IR की शब्दावली पे ध्यान दें। पहला, क्योंकि IR आप में से बहुत लोगों के लिए एकदम नया है। पॉलिटी वॉलिटी या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो कहीं ना कहीं आम जीवन में आता रहता है। IR आपके जीवन में व्यवहारिकता में भी कभी नहीं आया होगा। तो इससे क्या करना है कि पहले IR की एक शब्दकोश बना लेना है अलग से, जैसे कि शक्ति संतुलन, अराजकता,
गेम थियरी, पावर, ठीक है, युद्ध एवं शांति, वॉर एंड पीस, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, बहुत हैं ना, सामूहिक सुरक्षा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वीटो पावर, क्वाड, फैड, बहुत है। इन सब का पहले लिस्ट बनाइए। फिर से मैं बता रहा हूँ, आईआर की तैयारी उतनी ही करनी है कम से कम जितने से हमारा काम चल जाए। यहाँ पे अप्रोच अधिकतम का नहीं है, ऑप्टिमम का है। बाबा नहीं बनना, ऑप्टिमम का है। मिनिमम तैयारी में मैक्सिमम आउटपुट, ये है आईआर का हमारा अप्रोच। तो शब्दावली क्लियर कर लिया, शब्दावली की सारी व्याख्या पढ़ लिया। दूसरा कार्य मेंस के लिए करना है कि करंट अफेयर्स में जो इवेंट चल रहे हैं दुनिया में, हमास चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, इंडिया चाइना का एग्रीमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग को लेके या रिस्पेक्टिव पेट्रोलिंग को लेके फिर से हो गया, इन सब का लिस्ट बनाते जाना है। लिस्ट मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी दौरान आप एक रजिस्टर जो बनाएंगे उसमें सिर्फ एक लाइन का लिखेंगे, इंडिया चीन में सीमा पे पेट्रोलिंग करने को लेके समझौता हुआ, तारीख 20 अक्टूबर 2024। बस उसका डिटेल मत मारा करो, बहुत टाइम लगा देते हो नोट्स बनाने में, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो क्या करना है कि पहले तो उनको इवेंट्स की लिस्टिंग कर लेनी है, सोचते रहना है, अखबार पढ़ते रहना है। मतलब आईआर जितना मीडिया में आता है उतना दूसरा सिर्फ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ही आएगा। इकोनॉमिक्स भी नहीं आता है, पॉलिटिक्स आता है, और पॉलिटिक्स भी सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स आता है, यहाँ चुनाव वहाँ चुनाव, वो एमएलए वो एमपी, जो कि यूपीएससी के किसी काम का नहीं होता। लेकिन आईआर एक ऐसा टॉपिक है जो अखबारों में मतलब टनों और कुंटलों की संख्या में भरा हुआ है। तो अगर आपकी सामान्य जानकारी ठीक है या हो गई है, या एक बार क्लास में आपको आईआर को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दिया गया, तो निश्चित रूप से आप उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट समझ रखनी है। तो दूसरा तो ये हमारा आईआर का मसला हुआ। तीसरा, आईआर की प्रकृति को समझना है। आईआर एक फॉर्मल अफेयर है, एक डिप्लोमेसी का मसला है, और कूटनीति में राजनीति से अलग, कूटनीति भी राजनीति है, बट कूटनीति एक विशेष प्रकार की राजनीति है जिसमें बोलने का एक विशेष तरीका है। तो वो जो लफ्ज़ी होती है, वो शब्दों का जो खेल होता है, जैसे अगर आप अभी मुझे माइक पकड़ा दें और बोलें कि सर मान लीजिए आप एस जयशंकर हैं, विदेश नीति पे बोलिए, तो शब्द भाषा बदल जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो पहले तो ये धीरे धीरे सीखना है कि आप जो अखबार पढ़ के और गदर 2 फिल्म देख के इंडिया पाकिस्तान सीखे हैं, उसको हटाना होगा। We have to be very precise and clear with our language. तीसरा, शब्द सीमा हमारे मेंस में लिमिटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टिकोण देने की कोई जगह नहीं होती। सामान्यतया हम लोग आईआर में मानते हैं कि 100% करेंट अफेयर्स के ज्ञान से आईआर के क्वेश्चंस के साथ जस्टिस किया जा सकता है, आप इस बार के भी क्वेश्चन देख लें, और लगभग हमेशा क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, कोई बहुत नहीं आ रहा है। अरे 4 क्वेश्चन आना है,
3 मोस्ट एक्सपेक्टेड आ गया, 1 अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो क्या उस अनएक्सपेक्टेड के लिए आप अपनी पढ़ाई के नंबर ऑफ घंटों की संख्या डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो IR एक GS का सेक्शन है इस पेपर में, उसकी तैयारी का तरीका स्लाइटली अलग होगा, है बहुत इंटरेस्टिंग, एडिक्टिव, फैसिनेटिंग, लेकिन नंबर आता है 40 या 50। उसमें से सिर्फ अखबार भी आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी हद तक लिख लेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी, क्योंकि फिर IR कहीं इंटरव्यू में ना आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू में IR पे जब क्वेश्चन शुरू होता है तो कई बार इंटरव्यू वहीं से ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि ये मामला ही इतना इंटरेस्टिंग है कि एग्ज़ामिनर्स एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। तो IR पे अवधारणात्मक जानकारी जो है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज शुड बी परफेक्ट, और वो होगी जो भी क्लासेस हैं वहाँ पे। IR की कहानी होती है, बट कहानी नहीं लिखना है, कहानी इसलिए सुनना है IR की कि समझ बढ़े, लेकिन कहानी जानते हो इसलिए तुम IR बढ़िया जान जाओगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि UPSC मुख्य परीक्षा में जो लिखना है वो गेम अलग होता है, ठीक है। तो IR करेंट अफेयर्स बेस्ड, बेसिक जो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करके कितनी तैयारी करनी है, कुछ चुनिंदा 10-15 देशों को ही विशेष ध्यान देना है, और आपके प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट, एस जयशंकर विदेश मंत्री के स्टेटमेंट को पकड़ते रहना है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और उसी स्टेटमेंट पे एक जनरल 150 नंबर का कुछ ना कुछ बोलते चले जाना है। तो इन सारे तरीकों को लेके आप एक मीडियम पीरियड में मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि 2025 मेंस का वेबिनार है, तो मीडियम टर्म आपके पास टाइम है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, लॉन्ग टर्म भी नहीं है। और यहाँ से अगर इन सारी बातों को ध्यान दें, अलग से पॉइंट नोट्स करें और बनाएं, तो निश्चित रूप से जो योजना है कि एक सोचने वाला प्राणी आपको बनाया जाए, उसमें निश्चित रूप से हम सबको, संस्थान को, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इससे कुछ सीखिए, देखिए, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ होगा, और फिर जल्दी ही हम लोग क्लास में मिलेंगे और फर्दर इस पे बातें करेंगे। धन्यवाद। जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी IAS आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी, ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन, एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनी का आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी IAS आपके लिए लाया है उम्दा UPSC मेंटरशिप प्रोग्राम।
मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज, मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं। यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025।